नमस्कार मेरे असिस्टेंट प्रोफेसर साथियों। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन जो है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जिसमें से हमको 50 क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो हम उस सेक्शन को जो है हम करने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें जो मेन बातें ये हैं कि आपको समझने वाली बातें ज़्यादा हैं। आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थियोरी में यही है कि यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है और आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। ओके, तो पहले तो मैं आपको देखो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में बता देता हूँ कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के नोट्स जो है वो आपको 3 सेक्शंस में या 4 सेक्शंस में मिलेंगे, जैसे कि आपको हर बार मिलते हैं। जैसे मैंने आपको जो है क्लासिकल क्रिटिसिज्म के नोट्स डाल दिए और आप उनको अपलोड करके आपके प्रिंट में निकाल ली होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इंग्लिश क्रिटिसिज्म थोड़ा और बड़ा है तो हो सकता है हम उसको 2 पार्ट में नोट्स बना के दें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। उसके बाद हमारा जो इंडियन एस्थेटिक्स है उसके बारे में, तो इस तरीके से 3 या 4 सेक्शन में ये होंगे। जिस तरीके से आपको क्लासिकल का आपको नोट्स मिल चुके हैं उसके आप प्रिंट निकाल सकते हैं इस तरीके से। फाइन, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम क्रिटिसिज्म वाले जो सेक्शन में है क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। ओके, देखो बहुत सारे कई तो ऐसे हैं जो बहुत माइनर राइटर्स हैं और उनके कोई छोटे छोटे से वर्क्स हैं, कुछ ऐसे हैं, ठीक है ना, किसी का एक ही वर्क है, तो वहाँ पर हमें माइनर में तो उनकी इन्फॉर्मेशन हमें यही ध्यान रखनी है, भाई ये राइटर है और उसका ये वर्क है और इसमें कोई 1-2 छोटी छोटी बातें, और जो इंपॉर्टेंट्स हैं उनको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। उनकी टेक्सुअल लाइनें भी हमें पता होना चाहिए, अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का ट्रेंड है कि इंपॉर्टेंट लाइन्स जो है पूछी जाती हैं। ओके, तो ये एक दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आप लोगों के जो भी नोन हो आप बता दीजिए कि स्कूल लेक्चरशिप और ग्रेड 2 का जो बैच है हमारा स्टार्ट होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, तो आप जो भी अपने नोन हो उनको बता दें। और दूसरी बात, इसमें भी आपको स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी है कि पहली बात ये राजस्थान का सबसे लोएस्ट प्राइस बैच होगा। नंबर 2, आपको इसमें कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, आप उनकी प्रिंट निकाल सकते हैं। जो भी सब कुछ हम पढ़ेंगे उसके सबके प्रिंट फॉर्म में नोट्स मिलेंगे आपको, और अनलिमिटेड एक्सरसाइज मिलेंगे। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ भी इसमें फ्री है, टेस्ट सीरीज़ फ्री है, कंप्लीट कंप्यूटराइज प्रिंटेड नोट्स हैं जिनकी आप प्रिंट निकाल कर खुद अपने पास रख के आराम से उनको पढ़ सकते हैं, और कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक लिटरेचर का हर, यदि टेक्स्ट है तो वर्ड फॉर वर्ड टेक्स्ट पढ़ाई जाएगी, एक एक वर्ड पढ़ाया जाएगा, है ना। तो वो मैं एक बार बता दूंगा जब उसमें, लेकिन आप इन चीज़ों यदि आपके कोई भी नोन हो तो बता दें। इसी वीक में फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड 2 का जो है बैच जो है लॉन्च होने वाला है। अब आप देखिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में आप समझिए क्या क्या चीज़ हमें किन किन तरीके से पढ़नी है। देखिए, यदि हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो आपको देखा जाए तो 3 सेक्शन है। एक तो है आपका क्लासिकल क्रिटिसिज्म, और क्लासिकल क्रिटिसिज्म में एक तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म ग्रीक और रोम वाला है, और एक हमारा इंडियन है, इंडियन एस्थेटिक्स जो है जिसको बोलते हैं, और एक जो है हमारा इंग्लिश क्रिटिसिज्म है। और इंग्लिश क्रिटिसिज्म को उन्होंने बांटा हुआ है, सेक्शंस इस तरीके से किए गए हैं कि रिनेसेंस पीरियड का है, उसके बाद उन्होंने एलिजाबेथ और जैकोबियन को बांटा है, उसके बाद न्यू क्लासिकल को बांटा है, फिर उसके बाद न्यू क्लासिकल के बाद रोमांटिक और प्री रोमांटिक बताया है, फिर विक्टोरियन और प्री रैफेलाइट बताया है, और फिर अर्ली मॉडर्न स्टिल टी.एस. एलियट, इस तरीके से बताया। ठीक है, तो हम पहले बात तो इसके सारे के सारे सिलेबस को, क्रिटिसिज्म को, इसको समझिए और कौन कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप बात करें तो सबसे पहला आएगा क्लासिकल क्रिटिसिज्म। क्लासिकल क्रिटिसिज्म, CRITICISM, क्लासिकल क्रिटिसिज्म। अब देखो, यदि क्लासिकल क्रिटिसिज्म की यदि बात करें तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 प्लेटो, नंबर 2 एरिस्टोटल, नंबर 3 हॉरेस, नंबर 4 क्विंटिलियन, QUINTILIAN, क्विंटिलियन, नंबर 5 लॉन्जाइनस, और ये 6 और 7 जो है आप, हालांकि ये इटालियन है और ये आपके 12th और 13th सेंचुरी के बाद के हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। एक है डेंटे और एक है वीडा, ठीक है ना। एक है DANTE, डेंटे एंड वीडा, ठीक है। तो ये तो हमें जो है, ये देखो 1 2 3 4 5 प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉरेस, क्विंटिलियन, लॉन्जाइनस, या में जो है किसमें क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने, और फिर ये जो है
इटालियन राइटर हैं डेंटे और विडा, जो 13-14 सेंचुरी के आसपास के हैं, ठीक है। अब इनमें भी क्या क्या चीज़ें जो हमें फोकस करनी है वो हम देखते हैं। देखिए हमें देखो बीच में जैसे हमें कुछ राइटर्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हम वो देख लेंगे, ठीक है ना। जैसे एरिस्टोफेनीज है, आपका सोक्रेट्स है, तो वो माइनर हैं, उनके बारे में हम डिस्कस अभी इसमें नहीं करेंगे। फिर हम वो जैसे से एक एक राइटर पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम डिस्कस करते चलेंगे। यदि हम प्लेटो की बात करें तो देखो प्लेटो के जो हमें जो वर्क्स पे हमें ध्यान देखना है। देखो पहली बात तो प्लेटो के बारे में हमें पता है कि प्लेटो के जितने भी वर्क्स हैं वो डायलॉग्स के फॉर्म में हैं, ओके। यानी कि उसमें क्या है कि प्लेटो ये बताता है कि भाई वो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं और उन क्वेश्चन आंसर्स को वो काफ़ी सारे जो इंटरलोकेटर्स हैं उनकी में आपस में डायलॉग्स के थ्रू उनको बताता है। मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट है उसमें खुद भी हो सकता है, ठीक है ना। बाकी की उसके जो अधिकतर जो डायलॉग्स है उसमें सॉक्रेट्स जो है स्पोक्स पर्सन रहता है, ओके। तो वो क्या बताता है, जैसे कि आप मान लीजिए दो कैरेक्टर्स हैं और दो कैरेक्टर्स से जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो इस फॉर्म में जो है उसके सारे वर्क्स हैं, इसलिए उसके वर्क्स जो है उनको डायलॉग्स बोलते हैं, ओके। उसके जो वर्क्स हैं जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से हैं। एक है आईएन, एक है रिपब्लिक, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक है आईएन, एक है रिपब्लिक, एक है फीड्रस, एक है आपका सिंपोजियम। एक है आईएन, एक है रिपब्लिक, एक है फीड्रस और एक है सिंपोजियम। अब देखो ये आईएन और रिपब्लिक ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें उसने आर्ट ऑफ पोइट्री के बारे में बात की है। इन दोनों वर्क्स में उसने किसके बारे में बात की है, आर्ट ऑफ पोइट्री के बारे में। और फीड्रस में उसने प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्पीच की बात की है। देखिए समझिए, आईएन और रिपब्लिक दो वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर उसकी जो थियरी है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन दोनों से ही रिलेटेड हैं, ठीक है। आईएन और रिपब्लिक, इस दोनों में उसने आर्ट ऑफ पोइट्री की बात की है, ठीक है। आपके जो फीड्रस है उसने उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ गुड स्पीच की बात की, और एक आप ये टाइटल ध्यान रख लेना, सिंपोजियम, ठीक है। यदि हम रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक में हमें किसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट हैं। तो रिपब्लिक के बारे में एक तो इसका थियरी ऑफ आइडियाज़ है जो बहुत ही फेमस है, थियरी ऑफ आइडियाज़, जिसको वो फॉर्म्स भी बोलता है, ठीक है ना। थियरी ऑफ आइडियाज़ वो कहता है कि आइडिया जो है वो जो है सुप्रीम रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है ना। और सारी चीज़ें जो है फेक हैं, गलत हैं, ठीक है। तो एक तो उसकी जो थियरी ऑफ आइडियाज़ हम बात करेंगे डिस्कस किस तरीके से वो कहता है कि चॉइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, वो सारी डिस्कस करेंगे। एक तो हमें थियरी ऑफ आइडियाज़ के बारे में जो है हमें रिपब्लिक में पता लगेगा, फाइन। एक इसका कॉन्सेप्ट है मेटाफर ऑफ केव, मेटाफर ऑफ केव, कहीं आप इसको केव थियरी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। एलिगरी ऑफ केव भी बोल सकते हैं, कुछ भी वो एक ही बात है, ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट है केव थियरी, मेटाफर ऑफ केव, ये भी इसने रिपब्लिक में ही बात की है, ओके। इसके अलावा ये रिपब्लिक वर्क ही ऐसा है जिसमें उसने कहा था कि पोइट शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम कॉमनवेल्थ, पोइट शुड बी वैनिश फ्रॉम आइडियल स्टेट। जो आइडियल स्टेट है उसको उसने क्या है, कॉमनवेल्थ का नाम दिया। उसने कहा आइडियलिस्टिक ऐसी एक स्टेट है जहाँ पर केवल फिलोसोफर्स ही रहेंगे, फिलोसोफर्स जो है वो नॉलेजेबल होंगे, वहीं वहाँ पे डोमिनेटिंग रहेंगे। तो एक इस तरीके से उसने एक तरीके से एक यूटोपिया क्रिएट करने की कोशिश की है। उसकी जो आइडियल स्टेट है वो एक तरीके से यूटोपिया के फॉर्म में है ना। ये भी हम पढ़ेंगे किस तरीके से टॉमस मूर के यूटोपिया से इन्फ्लुएंस्ड है टॉमस। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तो इसने आपको ध्यान रखना है कि थियरी ऑफ आइडिया, थियरी ऑफ इसमें रिपब्लिक में दिया। मेटाफर जो ऑफ केव जो है वो भी इसमें इसी में बात की। इसके अलावा इसका जो कॉन्सेप्ट है मिमेसिस, जिसका मतलब होता है इमिटेशन या फिर आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेशन। जो इमिटेशन की थियरी जिसको आगे जाकर एरिस्टोटल ने डेवलप किया, उसको सबसे पहले यूज जो है प्लेटो ने किया था, ठीक है। मिमेसिस का मतलब क्या है, इमिटेशन या
रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम रिपब्लिक में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके आईएन जो है उसमें जो है सॉक्रेट्स जो है स्पोक्स पर्सन है, उसका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि गॉड पोइट्स आर द इंटरप्रेटर ऑफ गॉड। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। उसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और उन स्टेटमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसने जो है पोइट्री को मदर ऑफ लाइज कहा है, पोइट को लायर्स कहा है, ठीक है ना, पोइट्री को और पोइट्स को बैनिश फ्रॉम कॉमनवेल्थ कहा है। इससे बहुत सारे स्टेटमेंट कहे हैं जो कि पोइट्री के अगेंस्ट हैं। और ये जो एक आइडियलिस्ट है और ये इसका मानना ये था कि पोइट्री जो है उसका पर्पस जो है वो क्या होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए, प्लेजर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टीचिंग होना चाहिए, इंस्ट्रक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, और उसका पर्पस जो है किसी भी तरीके से प्लेजर नहीं होना चाहिए। तो पोइट्री का पर्पस इसने क्या बताया, टीचिंग। क्या बताया, टीचिंग बताया, ठीक है ना। ये मॉरलिटी एस्पेक्ट से, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट से, इमोशनल एस्पेक्ट से, ठीक है ना, इन सारे के सारे एस्पेक्ट से जो है पोइट्री जो है उसको डिनाउंस करता है और कैसे कैसे क्या क्या करता है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें देखा कि प्लेटो में हमने जो कुछ वर्क्स हैं, जो आईएन है, फीडरस है, इसके अलावा हमारा रिपब्लिक है, सिम्पोजियम, इसके बारे में पढ़ना है, इसके जो केव थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इसके मिमेसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, पोइट्री के बारे में इसने क्या कहा, ठीक है ना, किस तरीके से इसने पोइट्री के बारे में कहा। इसके अलावा हमें ये भी पढ़ना है कि भाई इसने किस तरीके से जो है थ्योरी ऑफ आइडियाज़ और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात की है। ये हम प्लेटो में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटो के बाद हमारा जो है एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल में हमारे दो ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एक है पोइटिक्स और एक है रेट्रिक, ठीक है ना। पोइटिक का मतलब है आर्ट ऑफ पोइट्री। इसमें किसकी बात की है, आर्ट ऑफ पोइट्री की, ठीक है। इसमें पोइट्री में उसने पोइटिक्स में बात की है आर्ट ऑफ पोइट्री की और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 26 चैप्टर्स जो हैं उनके हर चैप्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए किस चैप्टर में क्या है। इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसने इमिटेशन की थियरी को कैसे ज़्यादा डेवलप किया, ठीक है ना। उसने पोइट्स के बारे में कहा प्लेटो ने कि भाई वो सर्वाइल कॉपी करते हैं, ठीक है ना, और वो कॉपी बहुत इन्फीरियर कॉपी होती है, वो रियलिटी से बहुत दूर होती है। जबकि इसने कहा नहीं, इमिटेशन इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस। उसने कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा कि इमिटेशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। ये तो क्रिएटिव प्रोसेस है, सर्वाइल कॉपी नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे प्लेटो की हर आर्ग्यूमेंट को इसने किस तरीके से काटा वो वाली बात हम इसमें करेंगे। पोइटिक्स के 26 चैप्टर्स में क्या क्या है वो बात करेंगे। एरिस्टोटल का जो बहुत ही फेमस जो उसने इमिटेटिव आर्ट्स की बात की है, कौन कौन सी आर्ट्स की बात की है, उसने एपिक की बात की है, उसने कॉमेडी की बात की है और उसने ट्रेजेडी की बात की है। इन तीनों के तीनों जानर्स पर उसने बात की है और उसका मेन फोकस जो है वो ट्रेजेडी के बारे में है। ट्रेजेडी के बारे में उसने क्या कहा है, ट्रेजेडी की जो उसकी वो वर्ल्ड फेमस डेफिनेशन है, उसकी हर टर्म का मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, जैसे कि हम इसमें पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ एरिस्टोटल में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हमने पोइटिक्स, ठीक है, पोइटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पोइटिक्स तो एक बात ध्यान रखना, पोइटिक्स कहीं भी एरिस्टोटल का पर्पस ये नहीं था कि वो कोई बुक पब्लिश करे, उसके खुद के पर्सनल नोट्स थे एंड द पर्पस ऑफ दोज नोट्स वाज ओनली टीचिंग। वो टीचिंग के पर्पस से थे, ठीक है। लेकिन वो बाद में बुक के फॉर्म में आकर पोइटिक्स हो गई और फिर उस तरीके से उसके जो कॉन्सेप्ट जो आगे डेवलप हुए, ठीक है। तो उसने एक तो ये ध्यान रखना है कि ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक है CATHARSIS, कैथारसिस। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैथारसिस। उसको समझना है कि कैथारसिस क्या है, कैथारसिस की थ्योरी समझनी है, कैथारसिस में पिटी और फियर का क्या रोल है वो समझना है, कैथारसिस की जो परगेशन, प्यूरिगेशन और क्लासिफिकेशन थ्योरी है वो समझना है। कैथारसिस को किसने मेडिकल मेटाफर कहा है और किसने ये कहा है कि थिएटर इज़ नॉट अ हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बार बार में। FL ल्यूकस ने कहा कि थिएटर इज़ नॉट अ हॉस्पिटल। तो ये इसकी कैथारसिस की हमें थ्योरीज़ के बारे में समझना है कि कैथारसिस की ये थ्योरीज़ क्या हैं। इसके अलावा इसके हमारा जो इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे पेरिपिटी है, एनाग्नोरिसिस है, ANAGNORSIS, एनाग्नोरिसिस है। इसका कॉन्सेप्ट है हामाटिया का। इसने ह्यूब्रिस ये कॉन्सेप्ट दिया है। ये सारे के सारे हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पेरिपिटी क्या होता है, एनाग्नोरिसिस क्या होता है, हेमाटिया क्या होता है, ह्यूब्रिस क्या होता है, सिंपल प्लॉट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है, सिंपल प्लॉट, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है।
कॉम्प्लेक्स प्लॉट क्या होता है ये पढ़ना है, ट्रेजिक हीरो क्या होता है, ट्रेजिक हीरो का क्या कॉन्सेप्ट उसने बताया, सब पर क्वेश्चन आते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। ट्रेजिडी के कंस्टिट्यूएंट पार्ट, 6 कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स क्या हैं, एरिस्टोटल ने किस तरीके से जो है प्लेटो को हर पॉइंट पर रिटेलिएट किया है, ये सारी की चीज़ें हमें जो है एरिस्टोटल में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट राइटर हमारा जो आता है वो आता है हॉरेस, और हॉरेस जो है उसका वर्क जो है वो है आर्स पोएटिका। हमें ये आर्स पोएटिका पढ़ना है, हॉरेस का जो वर्क है वो हमें पढ़ना है आर्स पोएटिका। एक्चुअली हॉरेस जो है उसने जो है उसके जो मेन वर्क्स हैं उनमें उसने कुछ तो सैटायर्स लिखे हैं, कुछ उसने ओड्स लिखी हैं, और कुछ उसने इपिसल्स लिखे हैं। EPISTL, इपिसल्स का मतलब होता है कि लेटर इन द फॉर्म ऑफ वर्स, ठीक है ना, ऐसे लेटर जो फॉर्म किसकी फॉर्म में हो, वर्ड्स की फॉर्म में है। तो इसने सैटायर्स लिखे हैं, ओड्स लिखी हैं, ठीक है, और इसने क्या लिखे हैं, इपिसल लिखे हैं। तो इसका एक इपिसल उसने लिखा है, एक इपिसल का नाम लिखा है उसने इपिसल टू पिसस, इपिसल टू पिसस, EPISTLE, इपिसल टू पिसस। और इस जो इपिसल टू पिसस है इसको ही बाद में क्विंटिलियन ने जो है आर्स पोएटिका का नाम दे दिया, ठीक है। तो हमें आर्स पोएटिका के बारे में पढ़ना है कि आर्स पोएटिका जो इसका वर्क है इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। उसका सब्जेक्ट मैटर उसने 3 पार्ट में बांटा है, पोइसिस, पोइमा, पोइटा। देखो ये पढ़ने, पोइसिस, पोइमा और पोइटा, ये 3 पार्ट्स उसने आर्स पोएटिका का जो सब्जेक्ट मैटर है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। पोइसिस, पोइसिस POESIS, पोइसिस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, पोइसिस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है ना। पोइमा का मतलब होता है फॉर्म। ये सारी चीज़ें फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना, सारी की सारी। और पोइटा का मतलब है पोइट। तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर जो इन पार्ट्स में डिवाइडेड है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा उसने एक पोइट्री का पर्पस क्या बताया, देखो प्लेटो ने क्या कहा कि पोइट्री का पर्पस क्या है, टीचिंग, जबकि एरिस्टोटल ने क्या कहा है, डिलाइट। इसने कहा टीच और डिलाइट दोनों, ठीक है। हॉरेस ने आर्स पोएटिका में कहा है कि पोइट्री का पर्पस क्या होना चाहिए, टीच एंड डिलाइट, दोनों ही कहा है उसने, फाइन। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हॉरेस है इसने कई बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी दी हैं, और वो टर्मिनोलॉजी बार बार में एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, जैसे आपने नाम सुना होगा पर्पल पैच, ठीक है ना। एक आपने नाम सुना होगा कार्पीडीम, ठीक है ना। एक तो आपने कहा होगा पर्पल पैच, यानी जो फ्लावरी लैंग्वेज जो होती है, FLOWERY, फ्लावरी लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनेट, बहुत ही ज़्यादा सजावट वाली जो लैंग्वेज होती है उसे उसने क्या कहा है, पर्पल पैच, ठीक है ना, या फिर पर्पल लैंग्वेज। दूसरा उसने यूज़ किया है कार्पीडेम, इसने एक टर्म यूज़ की है कार्पीडेम, जो हम सोचते हैं सीज द डे, ठीक है ना, मेक द मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम, जस्ट समय है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कर लें, जितना आप प्लेजर कर सकते हो, जितना एंजॉय कर सकते हो टाइम का वो करें, इसे कहते हैं कार्पीडेम थियरी। उसने ये टर्म्स दिए हैं, ठीक है ना। एक उसने टर्म दिए हैं इन मीडियाज रेस, इन मीडियाज रेस का मतलब आता है इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बीच में होना। तो ये उसकी कुछ टर्म्स हैं, देखो आपको आर्ट्स ध्यान रखना है। और इसका आर्ट्स पोएटिका जो है इसल टू पिसस। इसके अलावा हम ये देखेंगे इसमें भाई कि किस तरीके से इसके सब्जेक्ट मैटर को 3 पार्ट्स में आता है, पोइसिस, पोइमा, पोइटा, इनके अंदर क्या क्या है, और इसकी बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है जो इंपॉर्टेंट कुछ मैंने आपको बता दी। जैसे पर्पल पैच नहीं, पर्पल प्रोज है शायद, है ना, पर्पल प्रोज ऐसे है ना, इसका मतलब होता है फ्लावरी लैंग्वेज। इसके अलावा कार्पीडेम, इन मीडियाज रेस, ये इसकी टर्म है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम राइटर पढ़ते हैं वो है आपका लॉन्जाइनस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉन्जाइनस, और लॉन्जाइनस जो है उसमें हम पढ़ेंगे उसका जो एक वर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑन द सबलाइम। सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे भाई सबलाइम के बारे में क्या कहा है, सब्लिमिटी क्या होता है, और इसका जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो वैसे ध्यान रखना कि ये जो लॉन्जाइनस है इसका जो वर्क है ऑन द सबलाइम, तो वैसे तो ये लॉन्जाइनस कौन है, क्या था, क्या वास्तव में ये लॉन्जाइनस है, इसके बारे में कोई भी सर्टेन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर क्रिटिक्स ये मानते हैं कि इसका राइटर लॉन्जाइनस है।
और इस वर्क का नाम ऑन द सबलाइम है, ठीक है ना। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई इसमें सबलाइम के बारे में क्या कहा है, सब्लिमिटी के बारे में क्या कहा है। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि भाई राइटर ने ये बताया कि सब्लिमिटी किस तरीके से अचीव की जा सकती है, तो उसने 5 थिंग्स बताई हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्लिमिटी अचीव करने के लिए 5 बातें बताई हैं, उसने कहा ये 5 चीज़ों से सब्लिमिटी प्राप्त हो सकती है और ये उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे उनसे सब्लिमिटी के बारे में पहला कहा है ग्रैंडर ऑफ आइडियाज, या आप कह सकते हो थॉट। आपके विचार जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रैंडर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा विशाल अच्छे होने चाहिए। नंबर 2 इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, एक आपके इमोशंस जो है बहुत इंटेंस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जिसे कहते हैं। तो देखो उसने कहा कि यू कैन अचीव सब्लिमिटी बाय दीज 5 थिंग्स, इन 5 चीज़ों के द्वारा। यदि आपकी लैंग्वेज में ये 5 चीज़ें हैं देन यू कैन अचीव सब्लिमिटी। अब वो 5 चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे उसने कहा कि ग्रैंडर ऑफ कंसेप्शन या ग्रैंडर ऑफ आइडियाज़, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। नंबर 3 उसने कहा कि आप उसमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होना चाहिए, फिगर्स का यूज़ होना चाहिए, FIGURES फिगर्स, FIGURES फिगर्स। फिगर्स का मतलब हो गया फिगर ऑफ स्पीच, आपको उसमें बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ होना चाहिए। एक उसने कहा कि भाई नॉबल डिक्शन होना चाहिए, डिक्शन आप जानते ही हो, चॉइस ऑफ वर्ड्स। और 5th उसने कहा डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन, डिग्निफाइड क्या होना चाहिए, कॉम्पोजिशन होना चाहिए। तो देखो उसने 5 ये सब्लिमिटी के लिए बातें कही और ये 5 सब्लिमिटी की बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि लॉन्जाइनस ने क्या कहा। उसमें आपको ये भी ध्यान होना चाहिए शुरू की जो 2 हैं जो हमने बात की, ग्रैंडर ऑफ कंसेप्शन और इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, ये जो हैं ये इनबॉर्न होती हैं, ये आपकी जन्मजात होती हैं, ये आपकी इंस्टिंक्ट होती हैं, ये नेचुरल होती हैं। एंड दीज 3 थिंग्स कैन बी अचीव्ड बाय हार्ड वर्क, लेबर और ट्रेनिंग, ठीक है ना। और ये 3 जो हैं, 3 जो चीज़ें अचीव की जा सकती हैं और 2 जो है इनबॉर्न होती हैं। तो उसने सब्लिमिटी के बारे में 5 कॉन्सेप्शन दी और सब्लिमिटी के, और उसने कौन कौन से, देखो ये जो 3rd पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन पूछते हैं। उसने फिगर्स के बारे में बात की है, फिगर्स का यूज़ होना चाहिए, यानी फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ होना चाहिए। उसने कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बात की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइम है, इसका 1/3 पार्ट उसने केवल इन फिगर ऑफ स्पीच पर ही डिवोटेड किया है। तो इसलिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इन के बारे में आपको इसमें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है ना, लॉन्जाइनस, हॉरेस, ठीक है। इसके बाद आपको क्विंटिलियन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद आपको डेंटे और विडा के बारे में पता होना चाहिए। ये क्लासिकल में आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आपका इंग्लिश क्रिटिसिज्म आता है। तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म की यदि हम बात करें, जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, देखो सबसे पहले आपका आता है टूडर ट्रायो। ये 3 लोगों की जोड़ा है, टूडर ट्रायो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, टूडर ट्रायो में हमें ध्यान रखना है कि टूडर ट्रायो में कौन कौन से राइटर हैं। देखो टूडर ट्रायो नंबर 1 है आपका जॉन चीक, ठीक है, पहला है जॉन चीक। सेकंड नंबर पर है रोजर ASCHAM, रोजर एस्कम, ठीक है ना, रोजर एस्चम, ठीक है। एक है आपका कौन, जॉन चीक, रोजर एस्चम, और 3rd नंबर पर जो है वो है थॉमस विल्सन। तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई इनके कौन कौन से वर्क्स हमें जो है इंपॉर्टेंट है, उन वर्क्स के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें टूडर ट्रायो के बारे में पढ़ना है। जैसे ही इंग्लिश क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो तो सबसे पहले टूडर ट्रायो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है पटनम के बारे में पढ़ना है, भाई उसके वर्क्स हैं, उसमें क्या क्या उसने कहा है। इसके बाद हमें जो एक नेक्स्ट टर्म जो हमें इंग्लिश क्रिटिसिज्म में ध्यान रखनी है वो है एरियोपेगस। एक हमें टर्म ध्यान रखनी है एरियोपेगस, ठीक है। ये एरियोपेगस जो है ये एक सर्कल था, इसका जो है 1579 में जो एक क्रिएट हुआ एक सर्कल था,
और ये सर्किल में जितने भी पोइट्स थे, जितने भी क्रिटिक्स थे, जितने भी राइटर्स थे, उनका मानना ये था कि हमें ग्रीक सिस्टम का यूज़ करना चाहिए टू इम्प्रूव द लिटरेचर, टू इम्प्रूव द इंग्लिश। देखो उनका मानना ये था टू यूज़ ग्रीक सिस्टम टू इम्प्रूव इंग्लिश क्रिटिसिज्म। उनका मानना ये था, ये जो एरियोपैगस जो है एक सर्कल था इंग्लिश राइटर्स का, और इनकी एक कॉमन ओपिनियन ये थी कि हमें इंग्लिश क्रिटिसिज्म में इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें ग्रीक सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, यानी ग्रीक से इंस्पायर होना चाहिए। वैसे भी देखो आप इससे भी समझ जाओगे, एरियोपैगस जो है ये ग्रीस में एक हिल का नाम है, पहाड़ी का नाम है। तो इन्होंने एक सर्कल जो क्रिएट किया वो एरियोपैगस सर्कल था, और वो सर्कल में कौन कौन से राइटर थे वो आपको ध्यान रखने हैं। देखो एक था सिडनी, नंबर 2 स्पेंसर। आप इसको नोट डाउन कर लेना, जो जो चीज़ें हैं, आपका पेपर इसके आसपास ही होगा, ठीक है। और जो डिटेल जो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, मतलब पॉइंट्स यही हैं, इनके बारे में आप और डिटेल तक पढ़ें। आपके नोट्स में सब कुछ चीज़ों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल में होगा। ओके, सिडनी, स्पेंसर, हार्वे, HARVEY, HARVEY, हार्वे, एंड 4th वन इज डायर। देखो हमने पहले टूडर ट्रायो देखा, टूडर ट्रायो इंग्लिश क्रिटिसिज्म स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई ये एरियोपैगस एक सर्कल है जिनका ये मानना था कि हमें ग्रीक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंग्लिश क्रिटिसिज्म में। उसमें कौन कौन है, उसमें आपके सिडनी है, स्पेंसर है, हार्वे है और डायर है, ठीक है। अब इंग्लिश क्रिटिसिज्म में सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाला जो राइटर है वो है सिडनी, ठीक है। और सिडनी का जो हमें वर्क ध्यान रखना है, देखिए जिस पर हमारा पूरा फोकस होगा वो है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। और ये जो है इसने रिटेलिएट किया था स्टीफन गॉसम को। ये अपोलॉजी फॉर पोइट्री आपके सिडनी ने स्टीफन गॉसम को रिटेलिएट करने के लिए लिखा था, ठीक है। वो क्या है वो पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अब हमें पढ़ना है सिडनी, और सिडनी का जो वर्क हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। और अपोलॉजी फॉर पोइट्री के बारे में हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। हमको जो क्वेश्चन है सिडनी में इसमें से ही आने की पॉसिबिलिटी है, ओके। उसके बाद अब देखो हम कौन से एज को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा इंग्लिश क्रिटिसिज्म, और इंग्लिश क्रिटिसिज्म में हम रेनेसेंस को पढ़ रहे हैं, है ना। एक बार आप ध्यान रख लेना, ठीक है, रेनेसेंस को पढ़ रहे हैं। अब एक देखिए, एक बात समझिए आप, आपके सिलेबस में जो टर्म दिया हुआ है वो रेनेसेंस दिया हुआ है, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक दिया हुआ है एलिजाबेथन, और फिर दिया है जैकोबियन। तो आप ये चीज़ भी समझ लीजिए, आप जहाँ रेनेसेंस कह देते हैं तो वहीं पर आपका एलिजाबेथन एज और जैकोबियन पीरियड दोनों के दोनों कवर हो जाते हैं। क्योंकि जो रेनेसेंस जो है वो पीरियड जो है 1550 से 1660 तक का होता है। आपका रेनेसेंस पीरियड जो है 1550 से कब तक का होता है, 1500 से 1660 तक। तो देखो हम ये मानते हैं कि 1558 से और 1603 का पीरियड जो है वो तो एलिजाबेथन पीरियड है। वो तो क्या है, एलिजाबेथन पीरियड। उसके बाद 1603 से 1625 तक का जो पीरियड है वो है जैकोबियन पीरियड। कौन सा पीरियड है, जैकोबियन पीरियड। उसके बाद हमारा 1625 से लेकर 1649 तक का पीरियड जो है वो है कैरोलाइन पीरियड। और उसके बाद आपका 1649 से लेकर और 1660 तक का जो पीरियड है वो क्या रहता है, कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड। अब एक चीज आप देखिए, आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है रेनेसेंस, एलिजाबेथन पीरियड और जैकोबियन पीरियड, मतलब फर्स्ट पॉइंट दे रखा है रेनेसेंस, फिर उसके बाद देखा है एलिजाबेथन पीरियड या जैकोबियन पीरियड। तो केवल आप रेनेसेंस भी कह देंगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम उसी के लिए पढ़ रहे हैं। पहले हमने कहा इंग्लिश क्रिटिसिज्म में हमने पहले टूडर ट्रायो के बारे में देखा, उसके बाद हमने एरियोपैगस के बारे में देखा, फिर हमने देखा कि भाई फिलिप सिडनी, ओके। और फिलिप सिडनी के बाद नेक्स्ट जो राइटर जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बैकन,
एलिजाबेथन पीरियड में फिलिप सिडनी के बाद किसको पढ़ना है? बेकन। और बेकन का वर्क एक हमें जो पढ़ना है वो है नोवम ऑर्गेनम, ठीक है। नोवम ऑर्गेनम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेनेसेंस पीरियड का काम हो जाएगा। फाइन। अब रेनेसेंस पीरियड के बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो है न्यू क्लासिकल पीरियड। ओके, तो देखिए न्यू क्लासिकल पीरियड। अब देखिए न्यू क्लासिकल पीरियड में हमें कौन कौन से राइटर्स जो है उन पर मेनली फोकस करना है। नंबर 1 ड्राइडन, और ड्राइडन का वर्क जो है वो है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। मेनली इस वर्क को फोकस करना है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। अब ये एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी एक्चुअली ये जो है 4 लोगों का एक डायलॉग्स है, 4 लोगों का कॉन्वर्सेशन है, ठीक है ना। एक का नाम है क्राइट्स, एक का नाम है यूजीनियस, एक का नाम है लिसिडियस और एक का नाम है नियंडर। नियंडर इंपॉर्टेंट है, नियंडर ड्राइडन खुद है। नियंडर का मतलब होता है न्यू मैन, और नियंडर इसमें ड्राइडन खुद है, ठीक है। इस जो वर्क है ड्राइडन का एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, इसका पर्पस था टू विंडिकेट, ठीक है ना, द सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश राइटर, टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ इंग्लिश राइटर, ठीक है ना। उसका पर्पस क्या था, ध्यान रखने, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ इंग्लिश राइटर। यानी इंग्लिश राइटर्स के लिए जो सम्मान है उसको जस्टिफाई करना कि वो जो है सम्माननीय है, उनका वर्क अच्छा है। इसमें इसका पर्पस ही ये है कि वो इंग्लिश राइटर को सुपीरियर बताता है। He wants to prove the superiority of English writer over French and superiority of modern over ancient. This is the very important thing. देखो आपको जब एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी आपको पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात आफ्टर वो डायलॉग्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो डिटेल में हम जो है जब इसको एक पढ़ेंगे जब करेंगे। तो इसमें 4 लोगों का कॉन्वर्सेशन है, 4 लोगों के डायलॉग्स हैं, और वो 4 लोगों के नाम भी पता होना चाहिए। क्राइट्स है, ठीक है ना, यूजीनियस है, लिसिडियस है और नियंडर है। नियंडर ड्राइडन खुद है। इसका पर्पस जो है विंडिकेट द ऑनर ऑफ इंग्लिश राइटर्स, और यू कैन से ही वांट्स टू एस्टैब्लिश द सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लिश राइटर ओवर फ्रेंच एंड द सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न राइटर्स ओवर एंशिएंट, ठीक है। ये उसका जो है पर्पस था ड्राइडन का। ओके, नेक्स्ट जो न्यू क्लासिकल राइटर जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर पोप। और अलेक्जेंडर पोप का जो वर्क है जो हम मेनली फोकस करेंगे, हालांकि जो उसके इनके जो माइनर वर्क्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन डिस्कस जो है करेंगे जिन पर की क्वेश्चन हमें अंदर तक भी पढ़ना है, और वो है अलेक्जेंडर पोप का एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इसकी कई लाइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या क्या है, लेकिन इसमें कई बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, इसकी जो वर्ल्ड फेमस लाइंस है उसमें पूछ लेते हैं, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फूल्स रश वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, है ना। इसकी जो फेमस लाइंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हम न्यू क्लासिकल एज में पढ़ेंगे वो है हेनरी फील्डिंग। और हेनरी फील्डिंग का हमें पढ़ना है प्रेफस टू सर जोसेफ एंड्रयूज। इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हेनरी फील्डिंग जो है उसका हम पढ़ेंगे प्रेफस टू सर जोसेफ एंड्रयूज। जो मेन चीज़ें जो हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज में नेक्स्ट राइटर हम पढ़ेंगे डॉक्टर जॉनसन। और डॉक्टर जॉनसन का हम पढ़ेंगे नंबर 1 प्रेफस टू द प्लेज ऑफ शेक्सपियर।
बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर, ठीक है ना। आपको इस प्रेफस टू द प्लेज ऑफ शेक्सपियर के बारे इसके बारे में पढ़कर आपको शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। बहुत फेमस कोटेशंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक हम इसके वर्क पढ़ेंगे, लाइव्स ऑफ द पोइट्स, लाइव्स ऑफ द पोइट्स। इसमें उसने 52 पोइट्स के बारे में बात की है और इसमें ही इसने एक लाइफ ऑफ काउली में जो मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो सब यहीं से हैं। हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस, ठीक है ना। जो सिमिली के बारे में उसने कहा, कंसीट के बारे में जो स्टेटमेंट, वो सब यहीं से हैं। तो हमें जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो आपको डॉक्टर जॉनसन जो है हमारा, उसके बारे में हमें एक तो प्रेफस टू द प्लेज ऑफ शेक्सपियर पढ़ना है और एक लाइव्स ऑफ द पोइट्स पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज में नेक्स्ट हमें पढ़ना है एडिसन, जोसेफ एडिसन। देखो आपको पता है जोसेफ एडिसन, और ये जोसेफ एडिसन जो है स्पेक्टेटर और टैटलर से बिलोंग करता था, ठीक है ना। ये पीरियडिकल हैं। तो स्पेक्टेटर में उसने कौन कौन से एसेज जो लिखे, किस किस के बारे में बात की, क्या क्या किस किस चीज़ों के बारे में उसने अपने क्रिटिकल व्यूज़ दिए, तो वो हमें पढ़ना है। देखो स्पेक्टेटर्स जो है उसमें उसने मेनली जो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उसने एक तो किसके बारे में डिस्कस किया है, फॉल्स विट एंड ट्रू विट। और बार बार में क्वेश्चन पूछते हैं, उसने बताया कि भाई ट्रू विट और फॉल्स विट में क्या अंतर है, उसकी ट्रेजिडी के बारे में उसके आइडियाज़ क्या हैं, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में उसके आइडियाज़ क्या हैं, और एक उसने ऐसे इसका सीरीज़ है ऑन द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन। सीधा पूछ लेते हैं कि ऑन द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन किसका वर्क है, ठीक है ना। तो उसके जो ये एसेज हैं किस पर, फॉल्स विट और ट्रू विट पर, ट्रेजेडी पर, पैराडाइज लॉस्ट पर, ओके, और ऑन द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन पर, ये सब हमें जोसेफ एडिसन में पढ़ना है, ओके। तो न्यू क्लासिकल एज में हमने ड्राइडन देखा, पोप देखा, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर जॉनसन देखा, हेनरी फील्डिंग देखा, और इसके बाद आपका जोसेफ एडिसन देखा। तो इन सब के बारे में हमें न्यू क्लासिकल एज में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दे रखा है सिलेबस में वो है प्री रोमांटिक और रोमांटिक, ठीक है। तो हम एक ही हेडिंग डाल देते हैं, रोमांटिक्स। तो देखो रोमांटिक्स में जो हमें पढ़ना है वो किस किस के बारे में पढ़ना है। रोमांटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें पढ़ना है वर्ड्सवर्थ के बारे में, ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ, ओके। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेफस, PREFACE, प्रेफस टू लिरिकल बैलेड्स। जैसे हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हमें पढ़ना है प्रेफस टू द लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। और प्रेफस टू द लिरिकल बैलेड्स में इसने पोइट्री के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट था, पोइटिक डिक्शन के बारे में इसका क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, और पोइट्री की थीम, पोइट्री की स्टाइल, उसकी लैंग्वेज, रस्टिक लैंग्वेज के बारे में इसका क्या विचार है, ठीक है ना। इसके अलावा पोइट्री की इसकी क्या डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट्स ओरिजिन इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, किन किन पॉइंट्स में इस तरीके का ये एप्लीकेबल है, इसकी पोइट्री के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे हमें, इसने राइम के बारे में क्या कहा है, मीटर के बारे में क्या कहा है, वो सब हम पढ़ेंगे प्रेफस टू लिरिकल बैलेड्स में, ओके। नेक्स्ट जो रोमांटिक राइटर जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है एस टी कॉलरिज। और एस टी कॉलरिज का जो मेन जो हम वर्क पढ़ेंगे, देखो मैं आपको उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ भी यहाँ पर जो सिलेबस इंट्रोड्यूस कराते वक्त जो बहुत मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे इन राइटर्स में जो छोटी छोटी बातें हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कुछ तो क्रैम कर लेनी है, भाई इसका वर्क ये है, और उसके बारे में एक दो टर्म बस ध्यान रख लेनी है, ठीक है ना। जो हम डिटेल में पढ़ेंगे समझ कर अच्छी तरह से, जिन पर क्वेश्चन जिस पर कि आपका 80% क्रिटिसिज्म जिस पर आएगा हम उसकी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एस टी कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, आपका जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है इसमें आपको फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, इन सब के बारे में पढ़ा है। और फिर कौन कौन सी चीज़ों में कॉलरिज जो है वर्ड्सवर्थ के फेवर में था और कौन कौन सी चीज़ों में वो उसके अगेंस्ट था, उन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो रोमांटिक्स या प्री रोमांटिक्स में हमने एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रेफस टू द लिरिकल बैलेड्स पढ़ेंगे, एस टी कॉलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया पढ़ेंगे। इसके अलावा
नेक्स्ट है आपका पीबी शैली। पीबी शैली का हम पढ़ेंगे द डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री, क्या पढ़ेंगे? द डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। और ये डिफेंस ऑफ पोइट्री पीबी शैली का जो है, ये आपके टॉमस लव पिकॉक ने एक वर्क लिखा था, 4 एजेस ऑफ पोइट्री। टॉमस लव पिकॉक ने एक वर्क लिखा था, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। 4 एजेस ऑफ पोइट्री। तो उसमें उसने पोइट्री को क्रिटिसाइज किया था, तो उसको रिटेलिएट करने के लिए ही पीबी शैली ने अपना वर्क लिखा द डिफेंस ऑफ पोइजी, पोइजी के डिफेंस में। तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है ना। किसको रिटेलिएट करने के लिए? टॉमस लव पिकॉक को रिटेलिएट करने के लिए उसने कौन सा, टॉमस लव पिकॉक ने क्या लिखा था? द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। उसको रिटेलिएट करने के लिए शैली ने क्या लिखा? द डिफेंस ऑफ पोइजी या डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। हम पीबी शैली के इस वर्क को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जॉन कीट्स। देखो जॉन कीट्स का पूरा जो क्रिटिसिज्म है उसके लेटर्स में, जो उसने अपने ब्रदर टॉम को, जॉर्ज को लिखा, ठीक है ना, वुड हाउस को लिखा, रेनॉल्ड को लिखा, ये सारे। देख आपको ये भी पता होना चाहिए किस लेटर में उसने नेगेटिव कैपेबिलिटी की किस में बात की, ठीक है ना। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि किस में उसने कौन कौन सी बातें कहीं, ओके। तो आपको उसके लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से लेटर्स में उसने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं। और एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है, कई बार कोई स्टेटमेंट दिया जाता है और फिर आप सोचते हो कीट्स का है, तो आप कीट्स को पता तो होता है कीट्स का है, लेकिन उसमें स्पेसिफिक दे दिया जाता है कि भाई लेटर टू जॉर्ज, लेटर टू टॉम, लेटर टू रेनॉल्ड, लेटर टू वुड हाउस। तो फिर आपको वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्निकल एजुकेशन वाले जो कॉलेज लेक्चरर वाला एग्जाम होता है उसमें पूछा भी गया है ना। तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए उनको थोड़ा इस तरीके से भी देखेंगे कि किस में उसने क्या कहा है। फाइन। तो आपके जॉन कीट्स के हमें क्या पढ़ने हैं? लेटर्स। इसका कॉन्सेप्ट आपको सबको पता ही है, नेगेटिव कैपेबिलिटी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो तो पूछा जाता ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये जो है रोमांटिक एज में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है वो है विक्टोरियन और प्री रैफेलाइट, ठीक है। तो देखो विक्टोरियन एज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैथ्यू आर्नल्ड। विक्टोरियन एज की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है ना। देखो मैथ्यू आर्नल्ड ने एक वर्क लिखा, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ठीक है। ऐसे इन क्रिटिसिज्म। मैथ्यू आर्नल्ड का जो वर्क था ऐसे इन क्रिटिसिज्म, ठीक है, उसकी जो सेकंड वॉल्यूम है, देखो एक तो फर्स्ट वॉल्यूम और उसके बाद सेकंड वॉल्यूम, ऐसे इन क्रिटिसिज्म का जो सेकंड वॉल्यूम है उसका जो प्रेफस है, उस प्रेफस का नाम है द स्टडी ऑफ पोइट्री। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? द स्टडी ऑफ पोइट्री। द स्टडी ऑफ पोइट्री, ऐसे एंड क्रिटिसिज्म, मैथ्यू आर्नल्ड का वर्क है। इसके 2 वॉल्यूम हैं। तो सेकंड वॉल्यूम का जो प्रेफस है उसका नाम है स्टडी ऑफ पोइट्री। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना है। और भी इसके जो वर्क्स हैं वो तो पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ्यू आर्नल्ड का जो कॉन्सेप्ट है इसके, देखो जैसे टच ऑफ स्टोन, मैथ्यू आर्नल्ड का कॉन्सेप्ट टच स्टोन हुआ हमें पढ़ना है। हमें इसकी ग्रैंड स्टाइल के बारे में इसने क्या कहा है वो पढ़ना है। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के बारे में क्या कहा है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ के बारे में क्या कहा है। इसने हाई सीरियसनेस के बारे में क्या कहा है। ये इसके कॉन्सेप्ट हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। आपको ध्यान हो तो मैथ्यू आर्नल्ड का बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस, ठीक है ना। चौसर के अंदर हाई सीरियसनेस की कमी थी, वो हमारे सिलेबस में चौसर नहीं है इसमें, इसलिए हम उस चौसर के बारे में बात नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन आपको मैथ्यू आर्नल्ड की बात की जाए तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है मैथ्यू आर्नल्ड का, ठीक है। उसके अलावा विक्टोरियन एज में आपको एक ध्यान रखना है जॉन रस्किन।
और जॉन रस्किन जो है उसका इंपॉर्टेंट वर्क आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, मॉडर्न पेंटर्स। इसके अलावा इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, पैथेटिक, आपने सुना होगा, फैलेसी, तो ये हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो न्यू क्लास आई एम सॉरी विक्टोरियन एज में हमें नेक्स्ट क्या देखना है, मॉडर्न जॉन रस्किन, ठीक है ना। और जॉन रस्किन का क्या एक कॉन्सेप्ट, एक तो मॉडर्न पेंटर्स ध्यान रखना है, इसका इसमें कॉन्सेप्ट दिया है पैथेटिक फैलेसी वगैरह, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है वॉल्टर पेटर, इसमें हम पढ़ेंगे वॉल्टर पेटर, और वॉल्टर पेटर का वर्क है एक एप्रिसिएशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ हमें इसका कॉन्सेप्ट पता लगेगा। वॉल्टर पेटर आप जानते हो आर्ट फॉर आर्ट सिक के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ेंगे किसमें, विक्टोरियन एज में, जो मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक जो आपके सिलेबस में दे रखा है, वो दे रखा है अर्ली मॉडर्न्स टू टी.एस. एलियट। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है, जो बिल्कुल आपके एग्जाम में जो पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं, पिन पॉइंटेड। नेक्स्ट दे रखा है अर्ली मॉडर्न टू टी.एस. एलियट। अब अर्ली मॉडर्न टू टी.एस. एलियट की यदि हम बात करें तो उसमें हम कौन कौन से राइटर्स जो है उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, एक हम बात कर सकते हैं वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ का हम बात करेंगे द रूम ऑफ वंस ओन, द रूम ऑफ वंस ओन। एक तो हम वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बात करेंगे मॉडर्न में। एक हम बात करेंगे ई.एम. फॉस्टर, ई.एम. फॉस्टर, और ई.एम. फॉस्टर का जो वर्क है हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवेल्स। ये वही वर्क है जिसमें उसने राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर की बात की है, जिस पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ई.एम. फॉस्टर की बात करेंगे। ई.एम. फॉस्टर में हम किसकी बात करेंगे, एस्पेक्ट ऑफ नॉवेल्स, ठीक है। और इसी में उसने किसकी बात की है, राउंड कैरेक्टर एंड फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर एंड फ्लैट कैरेक्टर की उसने बात की है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो राइटर है इसमें, इसके अलावा देखिए, एक तो हमने कहा कि भाई मॉडर्न में हम किस किस के बारे में बात करेंगे, ई.एम. फॉस्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक हमने कहा कि भाई मॉडर्न में, एक तो हमने बात की ई.एम. फॉस्टर के बारे में। ई.एम. फॉस्टर में हमने एस्पेक्ट ऑफ नॉवल में हमने कहा कि भाई राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। एक वर्जीनिया वुल्फ के बारे में हम पढ़ेंगे, रूम ऑफ वंस ओन। एक हम जो है ऑस्कर वाइल्ड, वो भी हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया इस पर, ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड की हम बात करेंगे किस पर, प्रेफस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। आपको पता होगा कि इसका एक ही नॉवल है जिसका नाम है द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ठीक है। उस पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे के बारे में, उस पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे का जो प्रेफस है, ठीक है ना, वो क्रिटिकल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसकी बात करेंगे। ऑस्कर वाइल्ड का मॉडर्न में प्रेफस टू द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मॉडर्न में आने की संभावना है एज अ क्रिटिक, वो है टी.एस. एलियट। हम टी.एस. एलियट की बात करेंगे, और टी.एस. एलियट के जो इंपॉर्टेंट जो हैं वो तीन ऐसे हैं। देखो, और भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जो फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके तीन इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, और उन तीन इंपॉर्टेंट ऐसेज में जो जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे उसका एक ऐसे है, नंबर 1, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। एक उसका ऐसे है जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ठीक है ना। उसमें उसने कहा है इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री। उसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री, उसका उसने कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने कहा आपके इसके कुछ ऐसेज हैं टी.एस. एलियट के जो बहुत फेमस है, जिन पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हमने कहा ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें उसने कॉन्सेप्ट दिया है इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री, ठीक है। एक उसका ऐसे है जिसका नाम है मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री।
और मेटाफिजिकल पोइट्री जो है उसका ऐसे जो है उसमें एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है उसका, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। देखो पहला हमने कहा कि उसका ऐसे जो है जिसका नाम है टीएस एलियट का ऐसे है जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री। इसके बाद मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री में उसने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो उसका ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। और ये जो ऐसे है इसमें इसने बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। तो ये 3 ऐसे और 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी इन ऐसेज में और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो डिटेल में स्टडी करेंगे, और टीएस एलियट के बारे में और भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन मेनली जो है आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एरिया में से पूछे जाते हैं। देखिए एक बार से देख लीजिए टीएस एलियट का ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जिसमें इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री का कॉन्सेप्ट दिया उसने। मेटाफिजिकल पोइट्री उसका ऐसे है जिसमें उसने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। एंड द थर्ड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम उसमें उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम क्रिटिसिज्म को मॉडर्न तक पढ़ेंगे और फिर वो इंडियन एस्थेटिक्स के बारे में डिस्कस हम किसी दूसरी क्लास में कर लेंगे क्योंकि वो क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। देखो मैंने आपको फिर बता देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम केवल यही पढ़ेंगे, मैंने कहा कि इन पर फोकस करेंगे। इसके अलावा मैंने कहा इनके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो माइनर राइटर्स हैं, माइनर क्रिटिक्स हैं और उनके जो छोटे छोटे से वर्क्स हैं इनके बारे में कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा गया है या फिर उनके बारे में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है तो उनके बारे में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन 80% जो डिस्कशन होगा हमारा इनके आसपास ही होगा और जो 20% डिस्कशन होगा उसमें 2-4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो वो वहाँ पर आपको बाय एंड लार्ज थोड़ा रटना भी पड़ सकता है क्योंकि वो जैसे मैं टाइटल बताऊँगा उसके राइटर के नाम, कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उसको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात है। अब हम हमारा जो है स्टार्ट करते हैं शुरुआत से प्लेटो से, ठीक है ना। और प्लेटो से पहले भी क्या क्रिटिसिज्म में क्या है हम ये डिस्कस करेंगे भाई, क्रिटिसिज्म होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से काइंड हैं क्रिटिसिज्म के, इन सब चीज़ पर डिस्कस करेंगे। वो सारा का सारा आपके जो है नोट्स में पूरा कंप्लीट लिख रहा है। तो हम जो है कोर्स के बारे में जो है पूरा का पूरा जो है शुरू से पढ़ेंगे। इसमें आपके नोट्स आप निकाल लीजिए और नोट्स आपने प्रिंट निकाल ली होगी तो हम शुरू से प्लेटो से पढ़ेंगे और एक एक उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि आपके जो भी नोन हो, जो भी आपको जानते हो तो आप उनको बता देंगे। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का जो है कोर्स लॉन्च हो रहा है और आप जो है एपी का कोर्स कर रहे हैं आपको पता ही होगा कि क्या पैटर्न है। उसी पैटर्न पर आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, आपको खुद को उनकी प्रिंट निकाल के आराम से पढ़ें, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज मिलेगी, टेस्ट सीरीज़ इसके साथ ही मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ का वीडियो सोल्यूशन भी होगा, ओके। और सबसे बड़ी बात है सबसे ज़्यादा सबसे लोएस्ट प्राइस में, ठीक है ना, इतना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है और जो है स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने इन्फॉर्म करते हैं जिनको भी आप जानते हो कि भाई वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम अपने शुरुआत से स्टार्ट करेंगे डिटेल में, ओके। थैंक यू।